दोस्तों, गरीबी सिर्फ एक आर्थिक स्थिति नहीं होती। यह एक दर्द, एक संघर्ष और एक कभी न खत्म होने वाली परीक्षा होती है। गरीब होना मतलब हर दिन अपने अस्तित्व के लिए लड़ना, हर छोटी चीज के लिए तरसना और हर सपने को मजबूरियों की आग में जलते हुए देखना। किसी ने सच ही कहा है, गरीबी में रिश्ते भी कभी कभी रोटी से छोटे हो जाते हैं, लेकिन हर संघर्ष में एक उम्मीद भी छुपी होती है और यही उम्मीद इंसान को टूटने नहीं देती। ऐसी ही एक कहानी है रामलाल के परिवार की, जो इस गरीबी की आग में तपकर भी अपनी उम्मीद को मरने नहीं देता। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अच्छे अच्छे कमेंट किया करें। मित्रों, गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो कथा बीच में छोड़ी जाती है वो पाप का कारण बनती है। इसलिए इस कहानी को अंत तक सुने। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह प्यारी सी कहानी। गांव के सबसे किनारे पर एक टूटी फूटी झोपड़ी थी, जिसकी छत से बरसात में पानी टपकता था और सर्दियों में ठंडी हवाएं सीधे अंदर आ जाती थीं। यही झोपड़ी रामलाल का घर थी। रामलाल एक मेहनती मजदूर था जो दिन भर ईंट गारा ढोता, पर फिर भी अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी जुटाने में असफल रहता। उसकी पत्नी गीता सिलाई बुनाई का काम करती थी, लेकिन आमदनी इतनी कम थी कि कभी कभी आधे पेट ही सोना पड़ता। घर में 3 बच्चे थे। बड़ा बेटा सुरेश, जो सिर्फ 12 साल का था, लेकिन हालात ने उसे वयस्क। छोटी बहन गुड़िया, जो 8 साल की थी और पढ़ाई में बहुत तेज थी, लेकिन स्कूल की फीस न चुका पाने के कारण उसे अक्सर बाहर खड़ा रहना पड़ता। सबसे छोटा बच्चा पप्पू बस 5 साल का था, जिसे अभी इस गरीबी की समझ नहीं थी, लेकिन पेट की भूख उसे हर रोज यह एहसास दिला देती थी कि उनका जीवन कितना कठिन है। उस रात घर में खाने के लिए बस 2 सूखी रोटियां बची थीं। गीता ने बच्चों को खिलाने के लिए उन्हें चूल्हे पर सेककर गुड़ के साथ रख दिया। खुद और रामलाल के लिए कुछ नहीं था। तू भी खा ले गीता, रामलाल ने कहा, लेकिन गीता ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। पहले बच्चों का पेट भर जाए, यही बहुत है। उसकी बेबसी के आंसू न निकल जाएं। वह जानता था कि मेहनत कर करके उसकी हड्डियां चूर हो गई थीं, लेकिन फिर भी वह अपने परिवार को भरपेट खाना नहीं खिला पा रहा था। बच्चे भूख से तड़पते सो गए। गीता भी लेट गई, लेकिन रामलाल की आंखों में नींद नहीं थी। उसने आसमान की तरफ देखा और खुद से एक वादा किया, अब और नहीं, मैं अपने बच्चों को इस नरक से निकालूंगा। गरीबी हमारी किस्मत नहीं हो सकती। अगले दिन सुबह रामलाल काम की तलाश में गांव के बाहर निकल पड़ा। वह किसी ऐसे काम की तलाश में था जिससे उसकी आमदनी थोड़ी बढ़ सके। गांव के पास एक शहर था जहां फैक्ट्रियां थीं। उसे पता चला कि वहां एक कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरों की जरूरत थी। रामलाल वहां पहुंचा और ठेकेदार से काम मांगा। ठेकेदार ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, काम तो है, लेकिन मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। सुबह से रात तक खटना होगा। रामलाल के लिए मेहनत कोई नई चीज नहीं थी। उसने तुरंत हामी भर दी। उसे दिन के 200 रुपए मिलने वाले थे। यह उसके गांव के काम से 2 गुनी आमदनी थी। वह खुशी खुशी घर लौटा और गीता को यह खुशखबरी दी। गीता की आंखों में पहली बार उम्मीद की चमक आई। उसने मन ही मन भगवान को धन्यवाद दिया। रामलाल हर दिन शहर जाकर मजदूरी करता, लेकिन शहर की चकाचौंध ने उसे पहली बार यह एहसास कराया कि उसकी गरीबी कितनी गहरी है। यहाँ बड़े बड़े मकान थे, गाड़ियों की भरमार थी और लोग तरह तरह के पकवान खा रहे थे। उसे अपनी झोपड़ी और अधूरी रोटी याद आई और उसने ठान लिया कि एक दिन उसका भी अपना घर होगा, जहां पानी टपकेगा नहीं, जहां उसके बच्चे भूख से नहीं तड़पेंगे। लेकिन यह राह आसान नहीं थी। एक दिन जब वह काम पर था, अचानक साइट पर एक बड़ा हादसा हो गया। एक भारी लोहे की छड़ गिर गई और कई मजदूर घायल हो गए। रामलाल बाल बाल बचा, लेकिन इस घटना ने उसे झकझोर कर रख दिया। उसने सोचा, अगर मेरे साथ कुछ हो गया तो मेरे बच्चे तो यूं ही भूखे मर जाएंगे। इधर घर में भी हालात बिगड़ रहे थे। गीता का सिलाई का काम कम हो गया था और गुड़िया की स्कूल की फीस अभी भी नहीं भरी जा सकी थी। जब सुरेश ने यह सुना तो उसने माँ बाप से बिना पूछे पास के एक ढाबे में बर्तन धोने का काम पकड़ लिया। वह स्कूल से सीधा ढाबे में बर्तन धोने का काम। पहले तो रामलाल को जब यह पता चला तो उसने बेटे को बहुत डांटा, तुझे पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना है, बर्तन धोने के लिए नहीं। लेकिन सुरेश ने आंसू पोंछते हुए कहा, बाबा,
जब तुम मजदूरी कर सकते हो, मां सिलाई कर सकती है, तो मैं क्यों नहीं? रामलाल कुछ नहीं कह सका। उसके बेटे की मासूमियत और मजबूरी ने उसे अंदर तक हिला दिया। गरीबी की मार पड़ रही थी, लेकिन यह परिवार फिर भी हार मानने को तैयार नहीं था। एक दिन जब रामलाल काम से लौटा तो उसे एक नया आइडिया सूझा। क्यों ना मैं अपने गांव में ही कोई छोटा मोटा काम शुरू करूं? लेकिन सवाल था, पैसे कहां से आएंगे? गांव के साहूकार से उधार लेने का मतलब था कर्ज में डूब जाना। लेकिन रामलाल को एक और रास्ता सूझा। उसने सोचा कि अगर गांव के कुछ और मजदूर मिल जाएं, तो वे खुद ही मिलकर कोई काम शुरू कर सकते हैं। गरीबी ने रामलाल और उसके परिवार को हर कदम पर परखा था, लेकिन वह हार मानने को तैयार नहीं था। मजदूरी से कुछ पैसे आने लगे थे, लेकिन यह जीवन बदलने के लिए काफी नहीं था। वह अपने गांव में ही कुछ शुरू करना चाहता था, ताकि न सिर्फ उसका परिवार बल्कि और भी गरीब मजदूर इससे लाभान्वित हो सके। रामलाल ने गांव के कुछ मजदूरों से बात की, जो उसी की तरह शहर जाकर मजदूरी करते थे। उसने अपनी योजना साझा की। अगर हम सब मिलकर कोई छोटा मोटा काम शुरू करें, तो हमें शहर जाकर दूसरों की गुलामी नहीं करनी पड़ेगी। रघु, जो बचपन से रामलाल का दोस्त था, बोला, बात तो सही कह रहा है, लेकिन काम शुरू करने के लिए पैसे कहां से आएंगे? यह सवाल बड़ा था। साहूकार से कर्ज लेना मतलब पूरी जिंदगी उसके जाल में फंस जाना। गीता ने सुझाव दिया, गांव में कई लोग मिट्टी के घड़े और ईंटें बनाते हैं। अगर हम भी यह काम शुरू करें तो शायद कुछ बन जाए। गुड़िया भी उत्साहित हो गई। बाबा, अगर हम अपने हाथ से बनी ईंटें शहर में बेचें तो अच्छा पैसा मिल सकता है। यह सुझाव सबको पसंद आया, लेकिन समस्या वही थी। ढाबे पर बर्तन धोकर कुछ पैसे जोड़ रहा था, चुपचाप सबकी बातें सुन रहा था। उसने धीरे से कहा, बाबा, मेरे पास कुछ पैसे हैं। रामलाल चौंक गया। कैसे? सुरेश ने जेब से मुड़ी तुड़ी कुछ नोटें निकाली। यह मैंने अपनी मजदूरी से बचाए हैं। ये बहुत कम है, लेकिन अगर हम सब थोड़ा थोड़ा जोड़ें तो शायद काम शुरू कर सकते हैं। रामलाल की आंखें भर आईं। एक बार फिर गरीबी ने उसके बच्चे को बहुत समझदार बना दिया था। उसने सुरेश को गले लगा लिया और मन ही मन ठान लिया कि वह अपने बेटे के इस त्याग को बेकार नहीं जाने देगा। अगले दिन से रामलाल और उसके साथियों ने गांव के बाहर एक खाली जमीन पर मिट्टी के घड़े और ईंटें बनाने का काम शुरू किया। गीता और गुड़िया भी इस काम में मदद करने लगी। पप्पू मिट्टी में खेलता रहता, लेकिन कभी कभी वह भी छोटे हाथों से मिट्टी गूंथने लगता। पहले कुछ हफ्ते मुश्किल भरे रहे। ईंटें ठीक से पक नहीं रही थीं, घरों में दरारें आ रही थीं और लोग उनके काम पर भरोसा नहीं कर रहे थे। लेकिन रामलाल ने हार नहीं मानी। उसने पुराने कारीगरों से सलाह ली, बेहतर मिट्टी और सही तकनीक का इस्तेमाल किया। धीरे धीरे उनकी बनाई ईंटें और घड़े अच्छे बनने लगे। अब सवाल था, इन्हें बेचा कैसे जाए? रामलाल गांव के पास वाले शहर में गया और वहां एक ईंट भट्ठा मालिक से मिला। हमारे गांव में अच्छी ईंटें बनती हैं, अगर आप हमसे लें तो हम सस्ती दरों पर देंगे। भट्ठा मालिक हंसा, गांव की ईंटें शहर में, यहां तो बड़े बड़े भट्टे हैं, तुम लोगों की ईंट कौन खरीदेगा? रामलाल निराश नहीं हुआ। वह शहर के छोटे ठेकेदारों से मिला और कुछ लोगों ने उसकी ईंटें खरीदने में रुचि दिखाई। धीरे धीरे उसके पास छोटे छोटे ऑर्डर आने लगे। गांव के लोग भी उनके घड़े खरीदने लगे। पहली कमाई हुई तो रामलाल ने सबसे पहले गीता और बच्चों के लिए नए कपड़े खरीदे। घर में मिठाई आई और पहली बार ऐसा लगा कि गरीबी का अंधेरा थोड़ा सा कम हुआ है। जब गांव के जमींदार को यह पता चला कि रामलाल और उसके साथी अपना काम शुरू कर रहे हैं, तो उसे यह अच्छा नहीं लगा। वह चाहता था कि गांव के गरीब मजदूर हमेशा उसके अधीन रहें, ताकि वह उन्हें कम मजदूरी में काम पर रख सके। एक रात जमींदार के आदमी आए और रामलाल की बनाई हुई ईंटों और घरों को तोड़कर चले गए। जब सुबह यह देखा गया तो पूरे गांव में हाहाकार मच गया। गीता रोने लगी, हमने जो मेहनत से बनाया सब मिट्टी में मिल गया। रामलाल को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और कहा, अगर हम डर गए तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमें फिर से शुरू करना होगा और इस बार हमें अपने काम की रक्षा भी करनी होगी। गांव के कई लोग अब रामलाल के साथ आ गए। वे दिन रात मेहनत करने लगे और इस बार गांव के अन्य मजदूर भी उनके साथ जुड़ गए।
रामलाल की मेहनत रंग लाने लगी थी। अब कमाई थोड़ी बेहतर हो गई थी। उसने सबसे पहला काम यह किया कि गुड़िया की स्कूल फीस भरी। गुड़िया की आंखों में खुशी के आंसू थे। बाबा, मैं खूब पढ़ूंगी और एक दिन हमारी गरीबी खत्म कर दूंगी। रामलाल ने उसके सिर पर हाथ फेरा। हाँ बेटी, तुझे पढ़ाना ही मेरी सबसे बड़ी जीत होगी। सुरेश भी अब ज्यादा काम कर रहा था, लेकिन रामलाल चाहता था कि वह भी पढ़े। बेटा, तुझे भी पढ़ाई पूरी करनी होगी। सुरेश मुस्कुराया। बाबा, पहले हम अपने काम को बड़ा कर लें, फिर मैं पढ़ाई पूरी करूंगा। अब गांव के और भी मजदूर इस काम में शामिल हो रहे थे, लेकिन मुश्किलें अभी भी थीं। जमींदार बार बार उन्हें परेशान करने की कोशिश कर रहा था। शहर के बड़े व्यापारी उनकी ईंटों को बाजार में लाने नहीं दे रहे थे, और गरीबी का साया अब भी पूरी तरह से हटा नहीं था। लेकिन रामलाल ने हार मानने से इनकार कर दिया। गांव में हलचल मची थी। रामलाल और उसके साथियों का काम धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, लेकिन जमींदार और शहर के बड़े व्यापारी इसे सफल नहीं होने देना चाहते थे। वे जानते थे कि अगर गरीब मजदूर आत्मनिर्भर हो गए तो उनकी सस्ती मजदूरी पर टिका यह शोषण का खेल खत्म हो जाएगा। लेकिन रामलाल अब पीछे हटने वालों में से नहीं था। रामलाल की बनाई ईंटें अब गांव से निकलकर शहर के छोटे ठेकेदारों तक पहुंचने लगी थीं। उसकी मेहनत रंग ला रही थी, लेकिन तभी गांव के जमींदार ने एक नई चाल चली। एक दिन सुबह सुबह पंचायत बुलाई गई। गांव के बुजुर्ग, जमींदार और कुछ बड़े किसान बैठे थे। रामलाल को भी बुलाया गया। जमींदार ने गंभीर आवाज में कहा, रामलाल, तुमने गांव में ईंटों और घड़ों का काम शुरू किया है, लेकिन यह जमीन पंचायत की है। अगर तुम इसे इस्तेमाल करना चाहते हो तो तुम्हें हमें हर महीने किराया देना होगा। रामलाल चौंक गया। लेकिन साहब, जब हम मजदूरी करते थे तब कोई किराया नहीं मांगता था। अब जब हम अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं तो ये नया नियम क्यों? जमींदार हंसा। गांव के नियम हम बनाते हैं और तुम जैसे गरीबों को उनका पालन करना होगा। रामलाल ने अपनी मुट्ठी भींच ली। उसके साथ खड़े दूसरे मजदूरों के चेहरे पर भी गुस्सा था, लेकिन वे जानते थे कि सीधी टक्कर लेना अभी उनके लिए सही नहीं होगा। हम इसका हल निकालेंगे, रामलाल ने शांत स्वर में कहा। लेकिन उसके मन में एक नई आग जल उठी थी। गांव में शोषण से बचने का एक ही रास्ता था, शहर में अपनी ईंटें और घरें खुद बेचना। रामलाल ने सुरेश और अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि वे खुद शहर जाकर ठेकेदारों और दुकानदारों से संपर्क करेंगे। लेकिन समस्या यह थी कि शहर तक माल पहुंचाने के लिए गाड़ी कहां से आएगी। गुड़िया, जो अब पढ़ाई के साथ साथ अपने बाबा के काम को समझने लगी थी, बोली, बाबा, अगर हम छोटे दुकानदारों से पहले ही ऑर्डर ले लें तो वे खुद ही अपना माल लेने आ सकते हैं। यह एक शानदार विचार था। रामलाल और उसके कुछ साथी शहर गए और वहां के छोटे ठेकेदारों से बात की। कुछ ने उन्हें दुत्कार दिया, लेकिन कुछ ने रुचि दिखाई। उन्होंने कहा, अगर तुम हमें अच्छी ईंटें सस्ते में दे सकते हो तो हम तुमसे लेंगे। इस तरह धीरे धीरे ऑर्डर मिलने लगे। गांव के मजदूरों को अब जमींदार पर निर्भर नहीं रहना था। अब जब काम बढ़ने लगा था तो रामलाल चाहता था कि सुरेश पढ़ाई करे, लेकिन सुरेश ने कहा, बाबा, जब तक हमारा काम पूरी तरह जम नहीं जाता मैं तुम्हारा साथ छोड़कर नहीं जा सकता। रामलाल जानता था कि यह सही नहीं है, लेकिन बेटे की समझदारी देखकर उसने उसे अपने साथ काम में शामिल कर लिया। अब सुरेश ऑर्डर लेने और ईंटों के हिसाब किताब का काम देखने लगा। धीरे धीरे गांव के और मजदूर इस काम में शामिल हो गए। गांव में एक नई ऊर्जा थी, लेकिन जमींदार ये सब चुपचाप नहीं देख सकता था। एक रात जब सभी मजदूर अपने घरों में थे, जमींदार के आदमी आए और रामलाल की ईंटों और घड़ों के भट्ठे में आग लगा दी। सुबह जब रामलाल वहां पहुंचा तो उसकी मेहनत राख हो चुकी थी। मजदूर स्तब्ध खड़े थे। गीता फूट फूट कर रो पड़ी। हम फिर से वहीं आ गए जहां से शुरू किया था। रामलाल की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने अपने आंसू पोंछ डाले। अगर हमने इसे बनाया था तो हम इसे फिर से बनाएंगे। गांव के मजदूर, जो अब तक सिर्फ अपने पेट भरने की सोचते थे, अब रामलाल के संघर्ष को अपना संघर्ष मानने लगे थे। वे सभी एक साथ खड़े हुए और बोले, हम सब तुम्हारे साथ हैं। अब यह सिर्फ एक मजदूर का संघर्ष नहीं था, यह पूरे गांव के गरीबों की लड़ाई थी। रामलाल ने अगले ही दिन से काम फिर से शुरू कर दिया।
इस बार गांव के कुछ किसान भी उसकी मदद के लिए आगे आए। उन्होंने अपनी जमीन का एक हिस्सा रामलाल और उसके साथियों को इस्तेमाल करने दिया। गुड़िया ने सुझाव दिया कि वे कुछ और चीजें भी बनाना शुरू करें। मिट्टी के दिए, हांडी और खिलौने। ये विचार सबको पसंद आया। अब गांव में सिर्फ ईंटें नहीं बल्कि मिट्टी के दूसरे सामान भी बनाए जाने लगे। शहर के ठेकेदारों को यह सामान पसंद आने लगा। अब काम और तेजी से बढ़ रहा था। जब गांव में यह नया काम सफल होने लगा तो गांव का साहूकार, जो पहले किसी को उधार देने से कतराता था, खुद रामलाल के पास आया। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें पैसे उधार दे सकता हूं जिससे तुम्हारा काम और बढ़ सके, साहूकार ने कहा। लेकिन रामलाल समझ चुका था कि यह भी एक नया जाल है। उसने मुस्कुराकर कहा, साहूकार जी, हमें अब कर्ज नहीं चाहिए, हम अपनी मेहनत से आगे बढ़ेंगे। साहूकार को यह जवाब सुनकर झटका लगा। जमींदार भी अब परेशान था। गरीब लोग आत्मनिर्भर हो रहे थे और यह उनके लिए खतरे की घंटी थी। अब जब रामलाल का काम धीरे धीरे बढ़ रहा था, उसने तय किया कि वह गुड़िया की पढ़ाई पूरी करवाएगा। गुड़िया अब सिर्फ गांव के स्कूल में नहीं बल्कि शहर के बड़े स्कूल में पढ़ना चाहती थी। लेकिन क्या इतनी आमदनी होगी कि उसकी पढ़ाई का खर्च उठाया जा सके? रामलाल इस सवाल का जवाब ढूंढ ही रहा था कि तभी एक नई चुनौती सामने आ गई। जब शहर के बड़े व्यापारी और ईंट भट्ठा मालिकों को पता चला कि गांव के गरीब मजदूर अब सीधे शहर में अपने सामान बेच रहे हैं, तो वे डर गए। उन्होंने तय किया कि वे रामलाल की ईंटें और घड़े शहर में बिकने ही नहीं देंगे। अब रामलाल के लिए यह सबसे बड़ी चुनौती थी। गांव में अब एक नया माहौल था। जहां पहले मजदूर सिर्फ जमींदार के आदेश पर काम किया करते थे, अब वे अपनी मेहनत से अपनी तकदीर खुद लिख रहे थे। रामलाल और उसके साथी मिट्टी के घड़े, ईंटें और दिए बनाकर बेचने लगे थे। धीरे धीरे यह काम बढ़ रहा था, लेकिन शहर के बड़े व्यापारी इसे सफल नहीं होने देना चाहते थे। रामलाल और उसके साथी जब भी अपनी ईंटें और घड़े लेकर शहर की मंडी में जाते, वहां के बड़े व्यापारी उनकी चीजें खरीदने से मना कर देते। अगर हम गांव के मजदूरों से माल खरीदने लगे तो हमारे अपने भट्ठों और कारखानों का क्या होगा? इन्हें रोको, नहीं तो ये हमारी बाजार खत्म कर देंगे। रामलाल और उसके साथी परेशान थे। पहले जमींदार ने गांव में परेशान किया, अब शहर के व्यापारी उनका सामान नहीं बिकने दे रहे थे। रामलाल ने सोचा कि अगर व्यापारी उनका सामान नहीं खरीद रहे तो क्यों न सीधे ग्राहकों तक पहुंचा जाए। गुड़िया ने सुझाव दिया, बाबा, हम खुद शहर जाकर छोटे छोटे घरों और दुकानों में जाकर अपने घड़े और दिए बेच सकते हैं। लोग त्योहारों में दिए खरीदते हैं, हमें बस सही जगह पर बेचना होगा। सुरेश भी बोला, और ईंटों के लिए हमें ऐसे ठेकेदारों को खोजना होगा जो छोटे मकान बनाते हैं। बड़े ठेकेदार हमें जगह नहीं देंगे, लेकिन छोटे लोग हमारे माल को खरीद सकते हैं। रामलाल को यह बात समझ आई। अगले ही दिन उसने कुछ मजदूरों के साथ गांव-गांव और शहर की गलियों में जाकर अपने घड़े और दिए बेचना शुरू किया। धीरे धीरे लोग उनकी मेहनत को पहचानने लगे। ये घड़े और दिए तो बहुत अच्छे हैं और सस्ते भी, क्यों ना इन्हीं से लिया जाए। इस तरह बिना किसी व्यापारी की मदद के गांव के लोगों ने अपना सामान बेचना शुरू कर दिया। लेकिन मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थीं। गांव के साहूकार को जब यह सब पता चला तो उसने फिर से रामलाल के पास जाकर कहा, देखो, तुम्हारा काम बढ़ रहा है, अगर तुम्हें कर्ज चाहिए तो मैं देने को तैयार हूं। रामलाल जानता था कि साहूकार का यह कर्ज एक नया जाल है। अगर उसने पैसे ले लिए तो ब्याज इतना बढ़ जाएगा कि फिर से गरीबी में धकेल दिया जाएगा। नहीं साहूकार जी, हमें अपने मेहनत पर भरोसा है। साहूकार चिढ़ गया। उसने जमींदार से मिलकर फिर से रामलाल को गिराने की साजिश रचनी शुरू कर दी। गुड़िया पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। उसकी मेहनत देखकर उसके स्कूल के अध्यापक ने कहा, अगर तुम आगे भी ऐसे ही पढ़ती रही तो तुम्हें शहर के बड़े स्कूल में दाखिला मिल सकता है। यह सुनकर गुड़िया बहुत खुश हुई, लेकिन साथ ही चिंतित भी। बाबा, मेरी पढ़ाई के लिए हमें बहुत पैसे देने होंगे। रामलाल मुस्कुराया, बेटी, जब हमने अपने पैरों पर खड़े होने की ठानी है तो तेरी पढ़ाई भी पूरी होगी। लेकिन सवाल यह था कि स्कूल की फीस के लिए पैसे कहां से आएंगे। गुड़िया ने खुद ही एक उपाय सोचा। उसने गांव की दूसरी लड़कियों को पढ़ाना शुरू कर दिया। जो लोग अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते थे वे अब गुड़िया को थोड़ा थोड़ा पैसा देने लगे। धीरे धीरे उसकी खुद की कमाई होने लगी
और उसने अपनी स्कूल फीस खुद भरने का सपना देखना शुरू कर दिया। रामलाल का काम अच्छा चलने लगा था। गांव में अब और मजदूर उसके साथ जुड़ने लगे थे। लेकिन जमींदार को यह मंजूर नहीं था। अगर गांव के लोग मेरे अधीन नहीं रहेंगे तो मैं राजा कैसे बना रहूंगा। उसने रामलाल के खिलाफ एक और चाल चली। गांव की पंचायत में यह फैलाया गया कि रामलाल अपने मुनाफे में से गांव को कुछ नहीं दे रहा। कुछ लोग उसकी बातों में आ गए और पंचायत में हंगामा मच गया। अगर रामलाल गांव के लोगों से ही काम करवा रहा है तो उसे हमें भी पैसे देने होंगे। रामलाल यह सुनकर हैरान रह गया। उसने गांव के लोगों से कहा, मैं खुद एक मजदूर हूं, मैं तुम्हें कैसे पैसा दे सकता हूं, लेकिन अगर तुम काम करना चाहो तो मैं तुम्हारे साथ काम बांट सकता हूं। कुछ लोगों को यह बात समझ आई, लेकिन कुछ जमींदार के बहकावे में आ गए। अब रामलाल के सामने दोहरी चुनौती थी, अपने ही गांव के लोगों का भरोसा जीतना और जमींदार की चालों का सामना करना। गुड़िया की पढ़ाई, सुरेश की मदद और गांव के मजदूरों की मेहनत के कारण रामलाल का कारोबार बढ़ने लगा था। शहर में अब लोग उसके घड़ों और दियों को पसंद करने लगे थे, लेकिन जमींदार और व्यापारी अभी भी हार मानने को तैयार नहीं थे। रामलाल और उसके साथियों की मेहनत रंग ला रही थी। धीरे धीरे गांव के लोग उसकी बात समझने लगे थे। अब तक जो लोग जमींदार के बहकावे में आ गए थे वे भी देख रहे थे कि रामलाल की मेहनत से गांव के मजदूरों को रोजगार मिल रहा है। लेकिन जमींदार और व्यापारी अब भी हार मानने को तैयार नहीं थे। गुड़िया की मेहनत और लगन रंग लाई। जब उसकी परीक्षा के परिणाम आए तो वह पूरे जिले में अव्वल रही। स्कूल के प्रधानाचार्य ने खुद गांव आकर रामलाल को बधाई दी और कहा, आपकी बेटी को शहर के सबसे अच्छे स्कूल में छात्रवृत्ति मिली है। अब उसकी पढ़ाई का पूरा खर्चा सरकार उठाएगी। रामलाल की आंखों में खुशी के आंसू थे। बेटिया, तेरा सपना पूरा होगा। गुड़िया अब शहर में पढ़ाई करने जा सकती थी। यह पूरे गांव के लिए गर्व की बात थी। अब गांव के कई लोग रामलाल के साथ काम करने लगे थे। सुरेश ने अकाउंट्स और बिक्री की जिम्मेदारी संभाल ली थी। शहर में उनके बनाए घड़ों, दियों और ईंटों की मांग बढ़ रही थी। शहर के बड़े व्यापारी जो पहले उनका विरोध कर रहे थे, अब उनके पास आकर कहने लगे, अगर तुम चाहो तो हम तुम्हारा माल अपने ब्रांड के नाम से बेच सकते हैं। लेकिन रामलाल ने गर्व से कहा, अब हमें किसी के सहारे की जरूरत नहीं, हम अपना माल खुद बेचेंगे अपने नाम से। जब गांव के मजदूर आत्मनिर्भर हो गए तो जमींदार का असर धीरे धीरे खत्म होने लगा। अब लोग उसके खेतों में कम मजदूरी पर काम करने नहीं जा रहे थे। गांव के मुखिया ने पंचायत में कहा, अब यह गांव सिर्फ एक जमींदार का नहीं बल्कि हर उस मजदूर का है जो मेहनत से अपने सपने पूरे करना चाहता है। गांव में बदलाव आ चुका था। जमींदार की पकड़ कमजोर हो चुकी थी। रामलाल और उसके परिवार की मेहनत रंग लाई। अब गांव के गरीब मजदूर सिर्फ दूसरों के लिए काम नहीं करते थे बल्कि खुद अपने मालिक बन चुके थे। बल्कि गुड़िया शहर में पढ़ाई करने चली गई। सुरेश गांव में कारोबार संभाल रहा था और रामलाल की मेहनत ने साबित कर दिया कि अगर इंसान ठान ले तो गरीबी को भी हराया जा सकता है। दोस्तों, अगर आपको भी गरीबी से छुटकारा पाना है तो ये 5 बातें याद कर लो। 1. शिक्षा सबसे बड़ी ताकत है। पढ़ाई और नई चीजें सीखने से ही गरीबी से बाहर निकला जा सकता है। गुड़िया की तरह हर बच्चे को शिक्षा मिलनी चाहिए। 2. स्वरोजगार अपनाएं। दूसरों के लिए मजदूरी करने की जगह अगर खुद का छोटा कारोबार शुरू किया जाए तो गरीबी से लड़ना आसान हो जाता है। 3. बचत और समझदारी से खर्च करें। अगर सही तरीके से पैसे बचाए जाएं और बिना जरूरत के कर्ज न लिया जाए तो मुश्किल समय में भी आत्मनिर्भर रहा जा सकता है। 4. नए अवसरों की तलाश करें। सिर्फ एक ही काम में फंसे रहने के बजाय अगर नए कामों और हुनर को सीखा जाए तो आगे बढ़ने के मौके ज्यादा होते हैं। 5. एकता और सहयोग से आगे बढ़ें। अगर गरीब लोग एक दूसरे की मदद करें और मिलकर काम करें तो कोई भी उन्हें रोक नहीं सकता, जैसे रामशौर और उसके साथियों ने किया। गरीबी एक स्थिति है, कोई भाग्य नहीं। अगर हिम्मत और मेहनत हो तो इसे बदला जा सकता है। मित्रों, हमारी आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की यह कहानी बहुत पसंद आई होगी और आप इससे ढेर सारी प्रेरणा लेंगे। कहानी पसंद आई हो
तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल वी आर टून्स को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।